Good morning, class 8. I'm Dr. Manju Ambia. Today we will continue with the chapter Crop Production and Management. In this video, we will move forward and study adding manure and fertilizer first. ठीक है, हम आगे के स्टेप्स की तरफ मूव कर रहे हैं. पिछले वाले में हमने देख लिया था कि आप सॉइल कैसे प्रिपेयर करेंगे, सोइंग कैसे करेंगे. अब हम देखेंगे कि मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के ऐड करने का ज़मीन पे क्या असर होता है. ठीक, अब manure and fertilizer, they are the substance that are added to the soil to increase their fertility. हम सॉइल में मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र सॉइल के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए डालते हैं ताकि वो ज़्यादा उपजाऊ हो और उसमें जो प्लांट्स ग्रो करें वो बहुत अच्छे से ग्रो करें, उनमें ज़्यादा पैदावार हो. ठीक, अब हमने बोला फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, ये दो टर्म्स हैं. ठीक, दो अलग अलग टर्म्स हैं. फर्टिलाइज़र जो हैं ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं. ठीक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं एंड इसका बहुत छोटी सी मात्रा जो है आपको खेत में डालनी पड़ती है एंड प्लांट्स को आपका न्यूट्रिएंट जो है वो अवेलेबल हो जाता है, चाहे आप नाइट्रोजन डालें, चाहे फॉस्फोरस डालें, चाहे पोटेशियम डालें. ठीक है, ये एनपीके जो है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए. तो ये फर्टिलाइज़र की अमाउंट जो है बहुत कम यूज़ होती है. ठीक, और लेकिन जो फर्टिलाइज़र है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता. ठीक, ह्यूमस जो है वो फर्टाइल ब्लैक सॉइल होती है जो कि सबसे टॉप लेयर बनाती है सॉइल की. ठीक, वैसे ही अब हम आते हैं मैन्योर में. मैन्योर क्या है? मैन्योर जो है ये एक ऑर्गेनिक मैटर है. ऑर्गेनिक मैटर वो मैटर होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज हो सकता है. मतलब कि जैसे कि हम लोग वेजिटेबल आपने काटे, आपने फ्रूट काटे, उसके जो छिलके हैं उनको आपने जो है एक गड्ढा खोद के दबा दिया तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्ट करेंगे एंड उसको क्या बना देंगे, खाद बना देंगे. वैसे ही गोबर जो है और जो आपके जो काऊ शेड में जितना भी बाड़ा होता है आपके गाय भैंसों का, उसमें जब हम उसकी पूरा झाड़ू लगा के उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसके खाने का कुछ भाग भी होता है उसमें शामिल, उन सब चीज़ों को हम इकट्ठा करके रखते चले जाते हैं. फिर उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक्ट करते हैं जिससे कि वो सड़ जाता है एंड हमको मिल जाती है खाद जो कि हम खेत में डाल सकते हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैन्योर है वो फार्म में बनती है एंड इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा जो है आपको सॉइल को देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है कम होता है, जिसकी वजह से आपको ये ज़्यादा अमाउंट में सॉइल में देनी पड़ती है. लेकिन मैन्योर का एक फ़ायदा है कि ये बहुत धीरे-धीरे प्लांट को अवेलेबल होता है, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं एकदम से ख़त्म नहीं हो जाते एंड दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ये प्रोवाइड करता है ह्यूमस सॉइल को. ठीक है? अब कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम फर्टिलाइज़र्स के कि इसकी क्या हानि है फर्टिलाइज़र यूज़ की. एक तो अगर आप फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं सॉइल में तो बारिश होगी तो कुछ वाटर जो होता है वो सीप इन करता है, मतलब अंदर ज़मीन सोख लेती है, उसके साथ फर्टिलाइज़र भी नीचे चले जाते हैं एंड जब बारिश होती है तो क्या होता है कि कुछ पानी जो होता है बह जाता है. ठीक, जो बह जाता है पानी उससे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, वो वाटर सोर्स में जाके जो है मिल जाएगा एंड वाटर पॉल्यूशन करेगा. दूसरा, आपके पीएच ऑफ सॉइल को भी चेंज करता है फर्टिलाइज़र. आपके ज़मीन को जो है या तो ये ज़्यादा बेसिक कर देगा या तो ज़्यादा एसिडिक कर देगा, जिससे कि क्रॉप जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि हर क्रॉप की डिमांड अलग होती है. ठीक, वैसे ही आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर यूज़ करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो धीरे-धीरे घटनी शुरू हो जाती है. तो फर्टिलाइज़र के यूज़ को हम कैसे घटा सकते हैं? सबसे पहले हम करेंगे यूज़ ऑर्गेनिक मैन्योर, हम खाद को यूज़ करें. ठीक, दूसरा, आप ज़मीन को फैलो भी रख सकते हैं. फैलो यानी अनकल्टिवेटेड आप उसे खाली रख सकते हैं 2 क्रॉप्स के बीच में. ठीक, आप उसे थोड़ा टाइम के लिए बीच में खाली छोड़ दीजिए ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से ज़मीन में ऐड हो सकें. ठीक है, फिर आ जाता है एडवांटेज ऑफ मैन्योर. मैन्योर का जो एडवांटेज है ये एनहांस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. जो सॉइल का पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको ये बढ़ाता है. ठीक है, जैसे कि आप ज़मीन में अगर मैन्योर ऐड करेंगे तो पानी उसमें ज़्यादा देर तक रुकेगा. ठीक है, सारा पानी जो है नीचे बह नहीं जाएगा या इवेपोरेट नहीं हो जाएगा, उसमें वो ज़्यादा देर तक रुकता है ज़मीन में. ठीक है, एंड जो मैन्योर है ये सॉइल को पोरस बनाती है, मतलब आपके जो सॉइल होती है उसमें जो है पोर्स बना देती है, मतलब छोटे-छोटे होल्स रहते हैं जिससे कि गैसेस जो हैं वो अच्छे से आ जा सकें अंदर से क्योंकि रूट्स की डेवलपमेंट के लिए गैसेस बहुत ज़रूरी है. ठीक,
और एक और फ़ायदा है इसका कि मैन्योर से जो हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, यानी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं, उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इनमें से कई माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर से ही नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी हवा में नाइट्रोजन प्रेज़ेंट है, उसको फिक्स कर लेते हैं एंड ज़मीन को दे देते हैं। एंड ये सॉइल की बनावट को भी चेंज करता है मैन्योर, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रॉप रोटेशन, ठीक। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के अलावा ये एक बहुत अच्छा मेथड है सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का। इससे जो है आपकी ज़मीन जो है रिप्लेनिश करती है न्यूट्रिएंट्स को, यानी रिचार्ज होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट। इसमें करना क्या होता है, हम पूरा का पूरा शेड्यूल ऐसा बनाते हैं कि आप एक क्रॉप ऐसी लगाएं जो कि ज़मीन को नाइट्रोजन दे, और अगली क्रॉप आप ऐसी लगाएं जो कि ज़मीन से नाइट्रोजन ले। इसमें क्या होगा, ज़मीन को नाइट्रोजन जो है वो मिलती रहेगी एंड दूसरी क्रॉप जो है उसको यूज़ करती रहेगी, ठीक। ये इसलिए कह रहे हैं हम नाइट्रोजन, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक। अब हम देख लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। ये फर्टिलिटी जो है इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऐड हो जा रहा है। हमने देखा कि इसमें लेगुमिनस क्रॉप यानी कि जो पल्स क्रॉप होती हैं, जो दालें होती हैं, वो ज़्यादातर जो है नाइट्रोजन ज़मीन को देती हैं। अगर हम वो लगाएँगे तो उससे क्या होगा, आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा एंड आपकी बचत भी होगी। आपको बाज़ार से फर्टिलाइज़र नहीं खरीदना पड़ेगा नाइट्रोजन वाला, ठीक है। अब आ जाता है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन इज़ द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स। आप जो पानी देते हैं क्रॉप को समय समय पर, उसे हम इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन जो है, मतलब कितने समय बाद आपको जो है पानी देना है प्लांट को, या कितनी बार देना है पानी क्रॉप को, ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। मतलब आपने अगर वीट लगाया है तो उसकी पानी की डिमांड अलग होगी, अगर आपने राइस लगाया है तो उसका पानी की डिमांड अलग होगी। फिर अगर आपने जो है क्रॉप लगाई है सैंडी सॉइल में, तो भी आपका जो है पानी ज़्यादा लगेगा। अगर आपने क्लेई सॉइल में लगाई है तो वो पानी कम लगेगा। वैसे सीज़न पे डिपेंड करेगा कि बरसात में क्रॉप हो रही है या विंटर में हो रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका इरिगेशन का शेड्यूल, ठीक है। इम्पोर्टेंस देखते हैं हम इरिगेशन की क्या-क्या है। एक तो जो पानी है, ये आपके न्यूट्रिएंट्स को जो है आपके प्लांट तक पूरा पहुँचाता है, जिससे कि इनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, ठीक। तो वाटर, मिनरल्स, फर्टिलाइज़र्स जब ये प्लांट तक पहुँचते हैं तो उनकी जो है ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट होती है, तो ये दोनों काम कर रहा है, ठीक। एंड जो आपका इरिगेशन है, ये जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप सीड लगाते हैं तो जब वो थोड़े से गीले होते हैं पानी से, उसके बाद ही उनमें से नया पौधा निकलना शुरू होता है, ठीक। अब जो आपने न्यूट्रिएंट जो है आपकी ज़मीन से जड़ों ने इकट्ठा किया एंड उसको जो है बाकी प्लांट तक पहुंचाना, इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी कौन करता है, वाटर ही करता है, ठीक है। एंड जो आपका जो पानी है, ये क्रॉप को फ्रॉस्ट से भी बचाता है। मतलब सर्दियों में जो आपकी फ्रॉस्ट आने लग जाती है या फिर हीट आने लग जाती है गर्मियों में, उससे भी बचाता है क्रॉप, ठीक है। अब कौन से फैक्टर हैं जो कि असर डालने वाले हैं आपके इरिगेशन पे। सबसे पहले नेचर ऑफ क्रॉप, ठीक। इसमें जो है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड ब्राइटनिंग। अब देखो, जो प्लांट है जब वो ग्रोथ करना शुरू करता है तो हर एक स्टेज की पानी की डिमांड अलग होती है। जब वो अभी छोटा है प्लांट तो उसको पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको क्या है, बढ़ रहा है अभी वो, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए ज़मीन से बढ़ते हुए, उसकी जो है उसमें से पानी जो है वो लॉस भी हो रहा है लीफ के थ्रू, तो उसकी डिमांड अलग होगी, ठीक। लेकिन जब आपकी क्रॉप जो होती है वो पकने वाली होती है, जब मैच्योर होने वाली होती है, तब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही नेचर ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा इरिगेशन। इसमें जो है सैंडी सॉइल है तो ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, है ना। एंड क्लेई सॉइल है तो कम पानी देना पड़ेगा। ऐसे ही सीजन्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके पानी देने की जो ज़रूरत है वो बार-बार बढ़ जाएगी, क्योंकि समर में पानी ज़्यादा चाहिए, विंटर में कम चाहिए, बरसात में तो पा बारिश होती रहती है तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब सोर्सेज़ ऑफ इरिगेशन देख लेते हैं। सोर्सेज़ ऑफ इरिगेशन हमको मालूम है कौन-कौन से हैं। आपके वेल्स हैं यानी कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं, फिर आपके पॉन्ड्स हैं जिन्हें हम तालाब कहते हैं, लेक्स हैं,
लेक्स को हम झील कहते हैं, रिवर्स हो गई जो नदियाँ हैं, डैम्स हैं, डैम्स में से कैनाल के थ्रू जो है पानी जो है किसानों के खेतों तक पहुँचाया जाता है। तो उसमें से कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन पहले देखते हैं, फिर हम मॉडर्न मेथड पे जाएँगे। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें मॉयट है जो कि पुली सिस्टम है, जो नॉर्मल हम लोग पानी खींचते हैं ना, उसमें हम एक चक्री जैसी लगा देते हैं डंडे के साथ ऊपर और उसके थ्रू हम जो रस्सी डालते हैं एंड पानी खींचते हैं और उसके थ्रू आप जो है अपने खेत को पानी देंगे। तो नॉर्मल जो है मॉयट जो है जैसे आप नॉर्मल कुएँ में से पानी निकालेंगे दैट इज़ द मॉयट सिस्टम। एंड चेन पंप जो है इसमें क्या होता है, इसमें 2 व्हील होते हैं। जैसे एक व्हील ये है, एक व्हील जो है यहाँ पानी में है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो मैंने एक डायग्राम तो लिया है लेकिन इसमें बकेट्स नहीं है जैसे कि इधर पे बकेट्स अटैच होती हैं। ये जो बकेट्स होती हैं ये जब जैसे ही ये आपका व्हील मूव करेंगे तो ये बकेट जो है ये मूव करेंगे ऊपर की साइड एंड पानी जो है आपके टैंक में डाल देंगे एंड टैंक से जो पानी जो है वो आपकी खेत तक पहुँच जाएगा। ठीक है, ये चेन सिस्टम है, चेन पंप सिस्टम ये कहलाता है। फिर आ जाता है हमारा ढेकली। ढेकली में क्या होता है, एक जो है आप एक पुली टाइप बना लेंगे। यहाँ पे भी देखो ये पूरा का पूरा एक आपने एक पोल लिया है, उसमें एक तरफ जो है आपने क्या बकेट लगाई है और एक तरफ जो है वजन दिया है ताकि पानी जो है वो ऊपर आ सके एंड आप क्या करेंगे फिर से जैसे बाल्टी जो है भर के आ जाएगी आप खेत में उसे दे देंगे। दिस इज़ द ढेकली सिस्टम। फिर आ जाता है राहत जिसे हम लिवर सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो होता है आप एक व्हील लेते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में शो है। इस व्हील के चारों ओर जो होती है बकेट्स लगी होती है और ये कनेक्टेड होता है एक दूसरे व्हील के साथ जिससे कि कोई भी जो है बैल जो है या फिर कोई और जानवर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं इसको घुमाने के लिए। जैसे-जैसे ये यहाँ घूमेगा, ये वाला व्हील भी घूमता है एंड जो पानी नीचे जाएगा तो पानी भर के लाएगा और ऊपर जो है ये पानी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। टैंक में पानी भरता चला जाएगा और वहाँ से आप जो है खेत में दे सकते हैं। ठीक? अब आ जाते हैं मॉडर्न मेथड। ये वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करने के लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम वैसे भी बोलते रहते हैं सेव वाटर। हम पानी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो हमारा पानी था वो हम सबके लिए बहुत कम होने लगा है। तो हमको इरिगेशन में भी पानी चाहिए होता है तो हमें उसे इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए। तो इसमें जो पहला सिस्टम आता है दैट इज़ द स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम ज़्यादातर अनइवन लैंड में यूज़ होता है। अनइवन लैंड मतलब जो ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है, बराबर नहीं है, ठीक है? उधर पे यूज़ होता है। इसमें हम पहले लंबी-लंबी जो है पाइपें बिछा देते हैं एंड फिर उसमें एक परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल पे 90 डिग्री एंगल पे हम लोग जो है पाइप्स उसमें लगा देंगे। पहले तो एक लेटी हुई आप जो है पूरी-सी पाइपें बिछा देंगे पूरे खेत में, फिर आप जो है खड़ी पाइपें लगाएँगे उसमें, उसके ऊपर एक घूमता हुआ नोज़ल लगाते हैं, जिसमें जब पानी मूव करता है तो वो नोज़ल जो है बारिश की तरह पूरे खेत को जो है पानी देता है। ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है, ठीक है? और सैंडी सॉइल में भी ये हेल्पफुल है ये स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में जो है हम लोग जो प्लास्टिक पाइप लगाते हैं उसमें क्या करते हैं हम छोटे-छोटे होल कर देते हैं। वो होल कहाँ करेंगे जहाँ पे आपका प्लांट लगा है, ठीक है? हम ज़्यादातर इसे ज़मीन के नीचे ही रखते हैं ताकि आपके रूट सिस्टम को ही पानी मिले, ठीक? जैसे आपने ये ज़्यादातर हम ऑर्चर्ड में फ़ॉलो करते हैं। जैसे गार्डन है आपके जैसे आम का बगीचा हो गया, अमरूद का बगीचा होगा, तो क्या होगा आप एक पर्टिकुलर पेड़ के नीचे ही उनको लगाएँगे ताकि उनके रूट के पास ही पानी पहुँचे और ये बूँद-बूँद करके रूट तक पहुँचता है जिससे कि पानी इवेपोरेट भी नहीं होता एंड पानी की जो डिमांड है प्लांट की वो भी पूरी हो जाती है। ठीक है? अब हमको प्रोटेक्शन भी करनी है अपने प्लांट्स की। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ वीड्स। वीड्स जो होते हैं दे आर द अनवांटेड प्लांट्स। मतलब अगर वैसे वो ज़मीन पे कहीं लगे होंगे ना तो हम उसे अनवांटेड नहीं बोलेंगे, तब तो वो लैंड कवर है। लेकिन जब वो हमारे खेत में लग जाते हैं, जहाँ पे हमने क्रॉप लगाई है, जैसे हमने गेहूँ लगाई है या हमने बाजरा लगाया है या हमने वहाँ पे मक्कई लगाई है, वहाँ पर अगर कोई और कोई प्लांट आ जाएगा ना तो वो अनवांटेड है, हम वहाँ उस प्लांट को नहीं चाहते थे, तो वो कहलाएगा वीड। फिर वो क्या करता है, उसका कुछ नुकसान है तभी तो हम उसे वहाँ से रिमूव करते हैं उसको। वो कम्पीट करता है, वो कॉम्पिटिशन करता है मेन क्रॉप के साथ। किसके लिए कॉम्पिटिशन करता है? पानी के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए एंड सनलाइट के लिए, सबके साथ कॉम्पिटिशन करेगा। जब कॉम्पिटिशन होगा तो जो आपका प्लांट जो है उसको कम चीज़ें मिलेंगी क्योंकि आधी चीज़ तो आपका वीड ही ले जा रहा है, तो हमको वो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ कॉमन वीड्स हैं दे आर वाइल्ड ओट, ग्रास, एमरैंथस, चिनोपोडियम। ये जो हैं हमारे कुछ वीड्स हैं। एमरैंथस एंड चिनोपोडियम तो बहुत ही है, जैसे इनको हम चुलाई एंड बथुआ कहते हैं हिंदी में। एंड वीडिंग क्या है? अब वीड्स को जो हम रिमूव करते हैं, हम उन्हें उखाड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज़ वीडिंग। ठीक? बेस्ट टाइम जो होता है रिमूवल ऑफ वीड का होता है, वो होता है फ्लावरिंग के टाइम पे।
फ्लावरिंग जो होती है उस वक्त क्या होता है, आपके सीड नहीं बनेंगे और आपके जो वीड्स हैं वो आपके क्रॉप में भी ऐड नहीं होगा वो सीड, और दूसरे टाइम जो है वहाँ पर वो वीड उगेगा भी नहीं क्योंकि उसके सीड बने ही नहीं थे, है ना। नेक्स्ट आ गया, फार्मर कौन कौन से मेथड अडाप्ट करता है सीड रिमूव करने के लिए। सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका क्या है, हाथ से उसको खींच देना। एक को छोटी सी जगह हो तो वो हाथ से भी चल जाता है, लेकिन बड़ी जगह में ऐसा नहीं होता। बड़ी जगह में हमको वीडीसाइड भी यूज़ करने पड़ते हैं। उसमें वीडीसाइड्स जो हैं ये केमिकल्स होते हैं एक्चुअली। ये हमारी क्रॉप को तो डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन जो हमने वीड्स हैं उनको ये मार देते हैं। जिसमें 2,4-D है, MCPA है, फिर आपका बीटा क्लोर है। ठीक, वीडीसाइड एक अलग चीज़ हो गई, हाथ से रिमूव करना एक और चीज़ है। एक और मेथड है, एक और मेथड जो है वो है ट्रॉवल मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, ट्रॉवल जो है जिसे हम हिंदी में खुरपा कहते हैं, इसमें जो होता है खुरपे की मदद से हम वीड्स को जो है उखाड़ देते हैं। आजकल जैसे आप देख रहे हैं बाजरे की गुडाई भी लोग कर रहे हैं, उसमें जब गुडाई करते हैं तो एक तो वो लूज़ कर रहे हैं सॉइल को। लूज़ करने से क्या होता है, आपकी ज़मीन में जो है एयर भी मूव पहुँच रही है, एंड दूसरा ये कि वीड्स भी रिमूव हो जाते हैं वहाँ से, है ना। फिर अब आपकी क्रॉप जो है वो पक गई। अब पक गई है तो अब आपको उसको काटना है, उसको इकट्ठा करना है। दैट इज़ नोन एज़ हार्वेस्टिंग। अब आपके अलग-अलग मेथड हैं इसके भी हार्वेस्टिंग के। एक तो आपका मैनुअल मेथड है जो कि हम लोग सिकल से करते हैं, मतलब कि जो हँसिया होता है, ठीक है? जिससे कि हम हाथों से उसको काटते हैं। लेकिन ये बहुत लेबोरियस जॉब है, बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत टाइम लेता है, बहुत दिन भी लग जाते हैं। छोटे-छोटे किसानों के लिए ठीक है, लेकिन जो बड़ा किसान होगा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत सारी ज़मीन होती है तो वो हाथ से कब तक लगा रहेगा, है ना? तो उसके लिए हम लोग मैकेनिकल मेथड लेके आए। इसमें बहुत ह्यूज मशीन्स यूज़ होती हैं जिनको हम हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक? ये हार्वेस्टर जो होते हैं इनमें कई होते हैं जो कंबाइन होते हैं, वो काट भी देते हैं एंड आपकी थ्रेशिंग भी कर देंगे एंड विनोइंग भी कर देते हैं, है ना? तो पोस्ट हार्वेस्ट के जो मेथड हैं कुछ थ्रेशिंग एंड विनोइंग, उनको हम हार्वेस्टिंग में इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ते हैं। थ्रेशिंग जो है इसमें हम जो है पूरा का पूरा जैसे आपने हाथ से काटा, फिर उसके आपने उसके जो है रोल्स बनाए, उनको बांध के लेके आए, उनकी थ्रेशिंग करेंगे तो जो आपका पूरा प्लांट है उसमें से आप ग्रेन्स को अलग कर देते हैं, है ना। उन ग्रेन्स को अलग कर देते हैं बाद में। अब जो ग्रेन्स है उसमें जो है बहुत सारी गंदगी भी एडेड है। उस गंदगी को जो है रिमूव करने के लिए जो हम विनोइंग करते हैं, विनोइंग में क्या करते हैं हम एक पंखा चला देते हैं और एक ऊंची जगह से जो है हम लोग उस क्रॉप को जो है ड्रॉप करते हैं, ताकि जो हल्के आपके डस्ट के जो पीसेस हैं वो दूर उड़ के चले जाएं और आपकी जो क्लीन क्रॉप जो है वो वहाँ पे नीचे गिर जाए, ठीक है। अब आपके जो क्रॉप है उसकी स्टोरेज भी करनी है। स्टोरेज के लिए जो है आप क्या करेंगे, आप ग्रेनरीज एंड सिलोस का भी यूज़ करते हैं। जो घरों में हम लोग क्या करते हैं, इनको ड्राई प्रेस में हमें स्टोर करना चाहिए। सबसे पहले तो जो आपका क्रॉप आए उसको सबसे पहले धूप लगानी चाहिए कि उसमें से आपका मॉइस्चर पूरी तरह से उड़ जाए। अब जो मॉइस्चर पूरा ख़त्म होने लग जाता है तो उसके बाद आप उसे बोरियों में भर के आप उसे घर के अंदर रख सकते हैं, या फिर आप जब सेल करते हैं गवर्नमेंट को तो वो उनको जो है ग्रेनरीज में एंड सेलोस में रख लेती हैं। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें फ्यूमिगेशन करनी चाहिए। जो स्टोरेज प्लेसेस होती हैं उसकी फ्यूमिगेशन करनी चाहिए। जैसे नीम के पत्ते जलाए या फिर कोई केमिकल का छिड़काव किया, जिससे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मर जाएँ, ठीक? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएँगे तो अगर आपकी क्रॉप में थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा भी है तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाएँगे। फिर एक और प्रॉब्लम रहती है ग्रेनरीज़ की, वहाँ पे चूहे बहुत होते हैं। उन चूहों को भी आपको वहाँ से रिमूव करना है, तो कुछ भी दवाई डाल के या उधर पे जो है कोई और मेथड यूज़ करके आप रोडेंट्स को भी वहाँ से हटाएँगे। फिर आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है ये भी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जो कि डील करती है फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, जिनसे कि हमें मिल्क भी मिलता है, एग भी मिलता है, मीट भी मिलता है। जो आपका पोल्ट्री है उसमें आप एग के लिए उसको जो है पालते हैं, एग भी मिलता है और मीट भी मिलता है। वैसे ही जो गाय भैंसे हैं उनको भी आप जो है शेल्टर देते हैं, उनको भी हेल्थ का केयर करते हैं, ठीक? उनको भी खाना देते हैं ताकि आपको दूध तक दे सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो एनिमल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, दैट इज़ इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री। Okay? With this, we end this chapter. We will come with the next chapter soon.